वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पढ़ेंगे। आपको पता होगा, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि CAA 2019 इम्प्लीमेंट हो चुका है, भारत में लागू हो चुका है। अब हम लोग समझेंगे कि ये CAA 2019 है क्या, और इसको लेकर के बहुत सारा विवाद आप सुने होंगे, शाहीन बाग और बहुत सारा विवाद सुने होंगे। विवाद क्यों हुआ था, विरोध का क्या वजह था, सरकार का क्या तर्क था, ये दोनों पक्ष हम लोग को जानना जरूरी है। तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा हम लोग समझते हैं और फिर मैं आता हूँ CAA पे। तो सबसे पहला चीज समझिएगा, ये अमेंडमेंट एक्ट है और ये अमेंडमेंट किया गया था सिटीजनशिप पे। क्योंकि देखिएगा, आप सिटीजनशिप जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो नागरिकता की बात की गई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में और आर्टिकल 5 से लेकर के 11 के बीच है ना। जब आप नागरिकता पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता की बात की गई। इसी अनुच्छेद में आप एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ जो आर्टिकल्स बनाया गया था सिटीजनशिप के लिए, ये मुख्यतः 26 जनवरी 1950 तक के लिए ही बनाया गया था कि 26 जनवरी 1950 तक किसको नागरिकता देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, वो प्रावधान उसमें किया गया था। लेकिन उसके बाद या वर्तमान भारत में कैसे नागरिकता दिया जाए, उसके लिए क्या प्रावधान है। तो आप पढ़िएगा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 11, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के सिटीजनशिप में पार्ट 2 का आर्टिकल नंबर 11 पढ़िएगा। और आर्टिकल नंबर 11 लिखता है कि ये पावर, आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि हम ये संसद को पावर देते हैं, मतलब पार्लियामेंट को ये पावर देते हैं कि वो नागरिकता के लिए कानून बनाएगा। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट कानून बनाएगा कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे की जाए और नागरिकता की समाप्ति कैसे की जाए। ये कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? संसद को दिया गया, पार्लियामेंट को दिया गया। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, संसद ने आर्टिकल 11 के पावर का इस्तेमाल करके 1955 में एक एक्ट बनाया जिसे हम कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो याद रखिएगा, संसद ने किस आर्टिकल का प्रयोग किया? तो आर्टिकल 11 का प्रयोग किया और इस 11 आर्टिकल के तहत एक एक्ट बनाया, उसका नाम था सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 बना। अब समझना, इस जो नागरिकता अधिनियम है, इसी के तहत बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता किस किस प्रकार से मिल सकता है। तो आप पढ़िएगा इसमें कि 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, और इसी में दिया गया है कि किस किस प्रकार से नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। तो आप पढ़िएगा 3 प्रकार है जो आप नागरिकता की समाप्ति कर सकते हैं। और इसी सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है, इसमें कई बार अमेंडमेंट हुआ है, और उसी जो सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट इस एक्ट में किया गया, उसी को हम कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो 2019 जो CAA आप पढ़ते हैं, वो दरअसल इस एक्ट में अमेंडमेंट है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि 2019 का जो अमेंडमेंट है वो किस एक्ट में अमेंडमेंट है? तो सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब थोड़ा सा आपको ये चीज जानना जरूरी है, तभी आप ये चीज समझ पाइएगा। तो मैं इसका बैकग्राउंड आपको इस एक्ट के माध्यम से समझाता हूं। देखिए क्या बैकग्राउंड है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि सिटीजनशिप CAA 1955 का हम लोग बात करते हैं, 1955 का बात करते हैं। मैंने आपको बताया इस एक्ट के तहत 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वो 5 प्रकार क्या, पहले मैं लिख देता हूं। देखिए, एक तो है बाय बर्थ, एक होता है बाय किनशिप या इसी को बाय डिसेंट बोलते हैं, एक होता है बाय रजिस्ट्रेशन, एक होता है बाय नेचुरलाइजेशन, एक होता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। देखिए, हिंदी में किसको क्या क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं जन्म के द्वारा, आप समझ लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, जन्म के आधार पर नागरिकता। इसको बोलते हैं वंश के या रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता, है ना। बाय रजिस्ट्रेशन को बोलते हैं पंजीकरण द्वारा, है ना, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। बाय नेचुरलाइजेशन, ये याद रखिएगा क्योंकि इसको मैं लिख भी देता हूं हिंदी इसका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यही आपको ध्यान रखना है। देशीकरण या इसको प्रकृतिकरण भी बोलते हैं, या आप यही शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा, इसके लिए हिंदी के लिए रहने दीजिए, देशीकरण के द्वारा, है ना। तो आप समझना, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, सहकारिता द्वारा। खैर,
ये पांचों मुझे पढ़ाना नहीं है आपको, है ना, मुझे सिर्फ बैकग्राउंड बताना था आपको कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया तो ये अमेंडमेंट हुआ किस में, है ना। तो मैंने आपको बताया कि ये 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त किया जाता है कि जन्म के आधार पर रक्त संबंध, है ना, ऐसे ऐसे कर। अब समझना इसी में जो ये चौथा नंबर जो मैंने लिखा है बाय नेचुरलाइजेशन, यही चीज आपको समझना है। याद रखिएगा, पहला चीज तो आप ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 किस में अमेंडमेंट किया गया, तो आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप टिक कर दीजिएगा किसमें, बाय नेचुरलाइजेशन में। प्रकृतिकरण के में या देशीकरण में इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। अब सवाल ये बनता है कि नेचुरलाइजेशन में संशोधन क्या किया गया। अब हम लोग इसको समझते हैं अच्छे से, चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। देखिए देखिए नेचुरलाइजेशन जो है देखिए बाय नेचुरलाइजेशन के आधार पर किसको नागरिकता मिलता है, तो बाय नेचुरलाइजेशन के आधार पर उस व्यक्ति को नागरिकता मिलता है जो विदेशी है, जो इंडियन ओरिजिन नहीं है। जैसे आप बाय रजिस्ट्रेशन पढ़िएगा तो वहां पे इंडियन ओरिजिन को मिल जाता है, या फिर ऐसे कोई व्यक्ति है जो भारतीय व्यक्ति से विवाह किए। बाय नेचुरलाइजेशन उस व्यक्ति को नागरिकता मिलता है जिसको इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ना ही ये इनके रक्त का कोई संबंध है, ना ही इनके माता पिता दादा दादी कोई भी भारतीय कभी रहे हों। ऐसे व्यक्ति अगर नागरिकता लेना चाहे तो उनके लिए बाय नेचुरलाइजेशन होता है, और इसके लिए कुछ प्रावधान किया गया। प्रावधान बहुत सारा है, मैं आपको कुछ बता देता हूं। पहला प्रावधान तो ये है कि ऐसा व्यक्ति जो नागरिकता लेना चाहता है उसके लिए नियम ये है कि उसे पिछले 12 साल में 11 साल यहां पे क्या करना पड़ेगा, पिछले 12 साल में 11 साल भारत में निवास करना पड़ेगा। इसके लिए इसके बाद इसमें क्राइटेरिया बताया गया है कि वो व्यक्ति गुड कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब उसका छवि साफ सुथरा होना चाहिए। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषा है उस 22 भाषा में कोई एक भाषा का ज्ञाता हो। बहुत सारा क्राइटेरिया इसमें क्या किया गया, दिया गया। यहां तक क्लियर। अब समझना ये जो 11 साल है ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी में कुछ संशोधन हुआ। इतना आप पहले याद रखिए, अभी तक मेरे ख्याल से ये बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा। तो बाय नेचुरलाइजेशन उस व्यक्ति को नागरिकता दिया जाता है जो विदेशी है, और विदेशी मतलब जिसको भारतीय से कोई लेना देना नहीं, उस व्यक्ति को यहां पे नागरिकता दिया जाता था या दिया जाता है। अब समझना ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है क्या, क्या अमेंडमेंट किया, तो ये 11 साल याद रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहता है 3 देश याद रखिएगा। कौन कौन सा देश इसमें कहा गया, एक तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो ये 3 कंट्री का नाम आप याद रखिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ये 3 कंट्री जो है, इस 3 कंट्री के व्यक्ति को नागरिकता मिलेगा सिटीजनशिप एक्ट 2019 के द्वारा। तो पहला चीज तो आप दिमाग में ये रखिएगा, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 अमेरिका का व्यक्ति को, ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति को नागरिकता नहीं दे रहा। ये सिर्फ 3 कंट्री के लिए ही ये अमेंडमेंट किया था। और अभी तक सिटीजनशिप में बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ था लेकिन कोई अमेंडमेंट विवादित नहीं रहा था। ये पहला अमेंडमेंट है जो बहुत ज्यादा इसका विरोध किया गया। इसका भी वजह मैं आपको बताऊंगा। तो आप पहले समझना, मैंने आपको क्या बताया कि इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 CAA 2019 में 3 ही कंट्री के लोगों को नागरिकता देने की बात की गई। कौन कौन सा कंट्री, तीनों हमारा पड़ोसी देश है ना, तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है। अब देखिए सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के सभी लोगों को, तो बिल्कुल नहीं। यहां पे 6 कम्युनिटी को नागरिकता देने की बात की गई। याद रखिएगा 6 अलग अलग रिलीजन को मानने वाले जो लोग हैं उनको नागरिकता देने की बात की गई है। तो आप समझना ये 3 कंट्री के जो हिंदू होंगे, जो क्रिश्चियन होंगे, इसके अलावा जो जैन होंगे, जो बुद्धिज्म होंगे, जो बौद्ध धर्म को मानते होंगे, ये जैनिज्म लिख सकते हैं आप, जैनिज्म को। इसके अलावा 1 2 3 4 एक तो हो गया पर्शियन और एक है सिख। चलिए ये 6, तो आप ये ध्यान रखिएगा ये 6 कम्युनिटी कौन कौन सा, हिंदू, क्रिश्चियन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, पर्शियन और सिख।
इस 6 कम्युनिटी को बाय नेचुरलाइजेशन के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। और इनके लिए शर्त क्या रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। शर्त क्या है समझना। तो शर्त ये है कि इन लोगों में तो जो व्यक्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 31 दिसंबर 2014, याद रखिएगा 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं और ये अवैध रूप से रह रहे हैं। याद रखिएगा ये किस रूप से, अवैध रूप से रह रहे हैं, या अवैध प्रवासी आप कह सकते हैं इनको। ये क्या है, तो ये इलीगल माइग्रेंट, अवैध प्रवासी। और इस अवैध प्रवासी को भारत में नागरिकता मिल जाएगी सिटीजनशिप एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत। ये अगर नागरिकता लेना चाहे तो ये आवेदन दे और भारत सरकार इसे नागरिकता दे देगी। तो ये एक्ट में ज्यादा कुछ है नहीं, इस एक्ट में बस यही प्रावधान है। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए। पहला चीज कि आपसे पूछेगा कोई कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है क्या, तो आप बता दीजिएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 बाय नेचुरलाइजेशन में संशोधन किया गया है। और इसमें क्या बताया गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिंदू, क्रिश्चियन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, पर्शियन और सिख जो भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले से रह रहे हैं और वो अवैध प्रवासी हैं, मतलब अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। अब इनके लिए शर्त क्या है, मैंने आपको बताया कि बाय नेचुरलाइजेशन के आधार पर कोई अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का आदमी अगर नागरिकता लेना चाहे तो 12 साल में कितना, 11 साल उसको क्या करना पड़ेगा, निवास करना पड़ेगा। लेकिन इसमें शर्त कुछ और है। इसमें इस 11 साल का प्रावधान को कम करके इसको कर दिया गया है 5 साल। कितना कर दिया गया, 5 साल। तो आप देखिए बड़ा सरकार ने बहुत अच्छे से इसको सेट किया है। 2014 रखा गया डेट, और 2014 से अगर आप 5 साल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2014 से 5 साल जोड़िएगा तो 2019 हो जाएगा। समझ पा रहे बात है ना, कि 2019 में ये एक्ट बना और 2019 बोला गया कि 5 साल अगर भारत में निवास करते हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगा। पिछला 5 साल, तो पिछला 5 साल तो हो ही गया है ना, 2019 ऐसे भी है ना, जो 2014 याद क्लियर है। तो आप दिमाग में रखिएगा कि यहां पे मैं एक बार समराइज करता हूं फिर से। मैं आपको बता रहा हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 किसके लिए है, तो ये 3 कंट्री है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के। किसके लिए, हिंदू, क्रिश्चियन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, पर्शियन और सिख, है ना। हिंदू धर्म के लिए, जो क्रिश्चियन धर्म को मतलब ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं उनके लिए है, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, पर्शियन मतलब आप अगर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे तो पारसी, जो पारसी धर्म को फॉलो करते हैं उनके लिए है, और जो सिख है उनके लिए है। यहां तक क्लियर है। अब समझना ये विवाद क्यों रहा, क्या वजह था कि ये विवाद उत्पन्न किया गया, मतलब बहुत ज्यादा इसमें विवाद हुआ। इसका वजह क्या था, तो इसका वजह क्या था विवाद का, वो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए सबसे पहला विवाद मैं यहां लिख देता हूं। देखिए सबसे पहला विवाद जो था वो ये था, बोला गया कि ठीक है तुम इन लोगों को देना चाहता तो ठीक है दे दो, लेकिन पहला विवाद तो इसमें यह आता है कि एक तो सबसे पहला विवाद है ये अवैध प्रवासी, क्योंकि अभी तक सिटीजनशिप में या अभी तक भारत किसी भी अवैध व्यक्ति को नागरिकता नहीं देता था। यह पूरे इतिहास में पहली बार होगा कि अवैध प्रवासी को नागरिकता दिया जाएगा। अभी तक वैध प्रवासी जो लीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं उन्हीं को नागरिकता मिलता था। जैसे मैंने आपको बताया 11 साल रहना पड़ेगा नेशनलाइजेशन के आधार पर, तो वीजा लेकर के रह रहे, भारत सरकार के परमिशन से रह रहे। लेकिन यहां पे क्या बोला गया कि नहीं अवैध तरीके से रह रहे। तो एक तो यहां पे इसका विरोध किया गया अवैध प्रवासी। इसके अलावा इसमें तर्क यह दिया गया कि इसमें मुस्लिम क्यों नहीं है, इसमें मुसलमान नहीं। ये 6 कम्युनिटी आपने किया, आपको 7 कम्युनिटी कर देना चाहिए। सरकार का क्या तर्क है मैं अभी आपको बताऊंगा। एक तो ये विरोध किया गया, और एक इसमें कहा गया कि ये कहीं ना कहीं जो सेक्युलर है, जो सेक्युलर का अवधारणा है भारत का, उसको ये बिगाड़ रहा। कैसे, क्योंकि आप यहां पे धर्म के आधार पर क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। आप मुसलमान को नागरिकता नहीं दे रहे। सरकार का क्या तर्क है मैं भी बताता हूं, पहले ये समझ लीजिए, यहां क्लियर है। इसके अलावा ये फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 है ना, कुछ लोग आर्टिकल 15 भी बोल देते हैं, लेकिन 15 तो कोई बोलने का मतलब नहीं, मैं अभी बताऊंगा क्यों। यहां क्लियर है।
तो आप समझना, ये तर्क दिया गया था जो विरोध कर रहे थे इसका, है ना। तो आप समझना, एक तो अवैध प्रवासी मुसलमान नहीं है, सेकुलर, है ना। अब देखिए सरकार का तर्क क्या था। सरकार का कहना था कि हम लोग उस व्यक्ति को नागरिकता दे रहे हैं इस 3 देश में जो प्रताड़ित है, और जो प्रताड़ित है जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित है। लेकिन याद रखिएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में कहीं भी धर्म का प्रयोग नहीं किया गया, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। सरकार ने मौखिक ये बात बोला है, लेकिन लिखित में कहीं भी ये बात लिखा हुआ नहीं कि धार्मिक रूप से प्रताड़ित, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, सरकार का कहना है कि धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित है उनको हम क्या कर रहे हैं, नागरिकता दे रहे हैं। अब कुछ लोगों का तर्क ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारा मुसलमान भी प्रताड़ित है, जैसे अहमदिया, जैसे आप देखिएगा मुस्लिम में बहुत सारा सेक्ट है, अलग अलग है ना, बरेलवी है, अहमदिया, बहुत सारा सेक्ट बटा हुआ। तो बहुत सारा सेक्ट ऐसा है जो वहां पे मेजॉरिटी मुसलमान जिसको मानते हैं, और कुछ सेक्ट उस चीज को नहीं मानते, तो उसके साथ भी क्या होता है, शोषण होता है। उनका भी बहुत, है ना, उनका भी बहुत देखिएगा कि बुरा हाल किया गया है, उनका भी काफी शोषण हो रहा, हत्या हो रहा उनका। तो उन लोगों का कहना है कि हमको भी तब नागरिकता दो। अगर आप कल्याण करना चाहते हैं तो सभी का कल्याण कीजिए, तो फिर मुसलमान को क्यों छाड़ दे रहे? तो सरकार का तर्क ये है कि चूंकि मुसलमान जो है वो उस देश में, क्योंकि देखिए ये तीनों देश जो है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये तीनों देश में मुसलमान क्या है, मेजॉरिटी में है, बहुमत में है। और मुसलमान जब वहां पे बहुमत में है, वो जब मेजॉरिटी में है, तो मेजॉरिटी का कहीं शोषण होता है क्या? सरकार का ये कहना है कि मेजॉरिटी का शोषण नहीं होता है। शोषण हमेशा किसका होता है? माइनॉरिटी का होता है, अल्पसंख्यक का होता है। ये क्लियर है? हाँ, ये बात अलग है कि सरकार फिर वहां पे भूल जाती है। अगर इंडिया का बात किया जाए तो इंडिया में फिर अगर कोई बोलेगा कि माइनॉरिटी का शोषण हो रहा है तो बोले नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है ना। तो आप समझना, खैर चलिए, कोई भी जगह हो वहाँ पे माइनॉरिटी, ये बात सही भी है कि माइनॉरिटी जो होता है उसका शोषण कहीं ना कहीं होता ही है। अगर वहाँ का कानून व्यवस्था, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पे शोषण होने, जैसे भारत में वाकई में किसी का शोषण नहीं होता। ये अलग बात है कि छीट-फूट कुछ लोग हैं ऐसा जो शोषण करते हैं, लेकिन हमारा संविधान ऐसा कोई भी इजाजत नहीं देता। तो खैर चलिएगा, तो ये इसका विरोध का कारण है ना। अब देखिएगा, सरकार का एक तर्क है, सरकार का तर्क है कि हम नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करते। जो बोला गया कि भेदभाव किया जा रहा है, तो सरकार कहता है कि हम नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करते, लेकिन वो लोग तो अभी नागरिक है नहीं ना, हम तो विदेशी के साथ भेदभाव तो कर ही सकते। क्योंकि आप आर्टिकल 15 पढ़िएगा अगर, तो आर्टिकल 15 जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये नागरिकों के लिए है, ये विदेशी लोगों के लिए नहीं है। तो 15 के आधार पे तो भेदभाव हो ही सकता, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आर्टिकल 14 में बताया गया है कि कानून के सामने सब क्या होगा, बराबर होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 14 भारतीय के लिए भी लागू होता है, भारतीयों के लिए भी लागू होता है, और विदेशियों के लिए भी क्या होता है, लागू होता है। याद रखिएगा, आर्टिकल 14 जो फंडामेंटल राइट है, ये दोनों के लिए यहां पर क्या होता है, लागू होता है ना। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, यहां पे लिखा हुआ आर्टिकल 14 में, है ना, कि विधि के समक्ष समानता, मतलब विधि जो होगा, कानून होगा, उसके समक्ष सब क्या होगा, समानता होगा। तो विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, है ना, ये बात आर्टिकल 14 में लिखा हुआ। तो कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। सरकार 2019 में ये एक्ट बना था, इतना समय क्यों लगाया लागू करने में? तो एक तो विरोध के कारण, हो सकता है इसको और कुछ दिन बाद लागू करता है, लेकिन समझिएगा ये पॉलिटिक्स है ना, इस पॉलिटिक्स को समझना। सरकार को अभी लागू करने का, अभी लागू क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या वर्तमान में जो सत्ताधारी है, क्या उनको फायदा हो सकता है? तो बिल्कुल फायदा हो सकता है। किस आधार पर फायदा हो सकता है, तो समझिएगा। अब देखिएगा, इन लोगों को जो नागरिकता दिया जा रहा है, अब इन लोगों को नागरिकता दिया जाएगा, और जब नागरिकता इन लोग को मिल जाएगा तो राइट टू वोट का अधिकार इनको मिल जाएगा, मतलब वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। और नॉर्मल सा बात है कि ये लोग जिनको नागरिकता दिया जाएगा, ये लोग किनको वोट करेंगे? सत्ताधारी को। तो बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव में ये बात को जरूर प्रचार करेगी कि देखो तुमको हम ये क्या किए, तुम्हारा कल्याण किए, तो तुम हमको क्या करो, है ना, तुम हमको, है ना, वोट डालो। कुछ लोगों का तर्क ये है कि आप मानव कल्याण का बात कीजिए, कि आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो भी प्रताड़ित लोग हैं और जो अवैध प्रवासी जो 2014 से 31 दिसंबर 2014 से पहले यहां पे रह रहे हैं, उस अवैध प्रवासी में कुछ मुसलमान भी हैं, तो उनको भी हम नागरिकता देते हैं। तो आप मानवता का बात करते हैं, लेकिन आपने धर्म के आधार पर क्या किया, बांट दिया।
और हो सकता है ये हिंदू वोट बैंक यहाँ पे फ़ायदा करेगा उनको, हिंदू लोगों को बताया जाएगा कि देखो तुम्हारे है ना, हम जो हिंदू प्रताड़ित थे उन लोगों को हम क्या किए, उद्धार की नागरिकता दी। यहाँ तक क्लियर है? तो ये था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कीजिए, मैसेज कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।